स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में देखते हैं। बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जो हम प्रोजेक्ट लेते हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, उन्हें किस तरह कंप्लीट किया जाता है, किस तरह स्टार्ट किया जाता है, उनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कब कब स्टार्ट की जाती हैं ताकि आपके प्रोजेक्ट जो है टाइम पे डिलीवरी हो जाए। क्योंकि प्रोजेक्ट की डिलीवरी अगर टाइम पे नहीं होगी तो फिर इसका मतलब कंपनी की बैड रिप्यूट स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी बैड रिप्यूट बनना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब कंपनी का दोबारा बिजनेस नहीं मिलेगा। Let's see in detail what we have next in this chapter. क्या आउटलाइन है, चीजें हम पढ़ेंगे, डिस्कस इट। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जी हमारे, कि जब ये हम पढ़ लेंगे सारा कुछ तो ये चीजें हमें पता हों। तो अभी ये एग्जांपल है हमारे पास, इसकी एज सच। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं? पहले बात, प्रोजेक्ट क्या होता है? कहते हैं प्रोजेक्ट जो है वो एक आपकी जो सिंगल यूनिट है वो होता है, एक्टिविटी होती है, सिंगल यूनिट कहा जाता है। सो जी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेक्ट के क्या हैं जी? एक सिंगल यूनिट होता है। सिंगल यूनिट का मतलब है एक प्रोजेक्ट एक यूनिट है। आप जब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप एक यूनिट पे काम कर रहे हैं। इसकी अपने रूल्स होंगे, अपने इसकी गाइडलाइंस होंगी जो बाकी प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होंगी। मैनी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। अब उस एक यूनिट की एक्टिविटीज एक दूसरे में मिलती हो सकती हैं। डिफिकल्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके इन्वेंट्री कंट्रोल, प्लानिंग और प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जनरल पर्पस इक्विपमेंट होते हैं इसके, और हाई लेबर स्किल्स होती हैं। इसमें आपकी लेबर स्किल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होती हैं हमें। अब इसकी एग्जांपल हैं जी, आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं या कोई नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं। जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो उसकी अगर वैक्सीनेशन का कोई प्रोजेक्ट कर रहा है या उस पर कंपनी रिसर्च कर रही है तो भी एक प्रोजेक्ट है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या होती है? इसके तीन फेजेस हैं, प्लानिंग, स्केजुलिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आप क्या करते हैं? गोल सेटिंग, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले अपने गोल सेट करते हैं, प्रोजेक्ट के क्या होंगे उसको डिफाइन करते हैं, और हम टीम ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो उस पे काम करेगी। स्केजुलिंग क्या है? रिलेट्स पीपल, मनी एंड सप्लायर्स टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज टू ईच अदर। आप इसमें लोगों को असाइन करते हो, पैसे अरेंज करते हो, सप्लायर्स अरेंज करते हो, एक्टिविटीज डिफाइन करते हो, और देखते हो कौन सी टीम, कौन से लोग कौन सी एक्टिविटी काम करेंगे। कंट्रोलिंग होती है मॉनिटर रिसोर्सेज, कोस्ट, क्वालिटी एंड बजट्स, रिवाइजेस प्लान एंड शिफ्ट रिसोर्सेज टू मीट टाइम एंड कॉस्ट डिमांड। हम इसमें क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर करते हैं, कॉस्ट को मॉनिटर करते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, बजट्स को देखते हैं, अपने प्लान्स को देखते हैं। इफ वी नीड टू सम रिवीजन ऑन द प्लान्स, हम वो कर रहे होते हैं, और अपने रिसोर्सेज की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं ताकि अपने टाइम और डिमांड को मीट किया जा सके। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा टाइम लग जाए और प्रोजेक्ट हमारा लेट हो जाए। इसकी एक्टिविटीज़ अब आ गई जी। ऐसे हमारे पास क्या क्या है? प्लानिंग है, स्केजुलिंग है और कंट्रोलिंग है, और ये इनकी एक्टिविटीज़ हैं। प्लानिंग में आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो, रिसोर्सेज, वर्क ब्रेकडाउन, स्केड्यूल बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो। मतलब एनीथिंग अबाउट द प्लान, जो आप प्लान कर रहे हो कि हमने ये एक्टिविटी कैसे लेके चलनी है। फिर स्केजुलिंग में क्या करते हैं? प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को देखते हैं, स्टार्ट एंड टाइम डिफाइन किया जाता है, नेटवर्क्स डिफाइन किए जाते हैं, और जब एट द एंड कंट्रोलिंग में हम करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंपेयर करते हैं, रिवाइज और एक्शन, कोई चीज़ गलत हो गई है उसको रीडू करते हैं। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। इसकी एग्जांपल है। सो नाउ इट कम्स टू द प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है जी? कहता है जी एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफाइनिंग प्रोजेक्ट है, क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, डिटरमिन रिसोर्सेज है, फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आप क्या करते हो? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करते हो, प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हो, वर्क को ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हो, रिसोर्सेज डिटरमिन करते हो, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, मीन टीम बनाते हो जो एक इस पे काम करेगी। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है जी? ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। तो दिस, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का अलग से स्ट्रक्चर होगा। यूज दिस स्पेशलिस्ट फ्रॉम एंटायर कंपनी। आप हर
अपनी कंपनी में से हर फील्ड का उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके स्किल्स चाहिए हैं उनके स्पेशलिस्ट लेते हो, उस टीम में डालते हो, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करते हैं या किसी को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाते हैं, क्योंकि उसकी सारी कम्युनिकेशन, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग वो उस मैनेजर का काम होता है, जो उसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है और स्केड्यूल और कॉस्ट को मॉनिटरिंग करता है। फिर कहते हैं जी हम परमानेंट स्ट्रक्चर कॉल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि जी एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया जिससे हम अब अपने, अब ये आपके पास आ गया है प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है। एक प्रेसिडेंट होता है, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, फिर उसमें जो जो लोग रिक्वायर्ड हैं वो होते हैं, और हर प्रोजेक्ट के उसकी नेचर डिफरेंट होगी तो डिफरेंट तरह के लोग हमारे पास होंगे। समटाइम ऐसा भी होता है कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारे पास मिलते जुलते लोग ही काम कर रहे होते हैं, मींस मोर और लेस इट्स लाइक सेम एक्टिविटीज और माइनर से डिफरेंसेस के साथ आप डिफरेंट प्रोजेक्ट कर रहे होते हो। कहता है जी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन वर्क कैन बी डिफाइंड विद अ स्पेसिफिक गोल एंड डेडलाइन। ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपने काम को डिफाइन करते हो उसके स्पेसिफिक गोल्स और डेडलाइंस के साथ, तो वो अच्छा उसका काम करता है। हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा काम कब अचीव करना है, कौन सा गोल कब अचीव करना है, हमारी इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है, ताकि प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर भी हो सके। द जॉब इज यूनिक और समवट अनफेमिलियर टू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, जॉब मैंने आपको पहले बताया कि जी वो एक कभी यूनिक भी होती है और कभी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और कभी मिलती जुलती भी होती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। The work contains complex interrelated tasks requiring specialized skills। आपके जितने भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं वो इंटररिलेटेड होती हैं और उसमें आपको स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए होती हैं। द प्रोजेक्ट इज टेम्पररी बट क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स ट्रू, प्रोजेक्ट आपके जितने भी होते हैं टेम्पररी होते हैं। वंस यू हैव डन समथिंग, आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया, जरूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम भी आपका वैसा ही प्रोजेक्ट आए, या ये भी जरूरी नहीं है कि आपके उससे मतलब प्रोजेक्ट ना आए। द प्रोजेक्ट कट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल लाइंस। अब वो प्रोजेक्ट क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाइंस पे कट लगाता है, क्योंकि हम वही प्रोजेक्ट करते हैं, वही एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसपे हमारी एक्सपर्टीज होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है इसमें हमारे पास चार कैटेगरीज हैं, मार्केटिंग है, ऑपरेशन है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस है। कुछ प्रोजेक्ट में हमें ज़्यादा बंदों की जरूरत पड़ती है, कुछ में हमें कम की करती है, कुछ में हमें डिफरेंट नेचर है प्रोजेक्ट्स की, कुछ में हमें मार्केटिंग के लोग ज़्यादा चाहिए हैं, कुछ में हमें इंजीनियरिंग के लोग ज़्यादा चाहिए, कुछ में हमें ऑपरेशंस के लोग ज़्यादा चाहिए। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, जो हम काम कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। अब देखते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या है। हाईली विजिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट, वो ये एक्टिविटीज है जिनके लिए उसके बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज आर फिनिश इन ऑर्डर एंड ऑन टाइम। वो देखता है जी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो टाइम पे फिनिश हों और एक सीक्वेंस में हों और वो कंप्लीट कर लें हम लोग। द प्रोजेक्ट कम्स इन विद इन बजट। उसने मेक श्योर करना होता है कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप उसे बजट से बाहर तो नहीं जा रहे हो। फिर वो क्या कहते हैं, आप देखते हो द प्रोजेक्ट मीट्स क्वालिटी गोल्स। आप क्वालिटी गोल्स की बात करते हो कि जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो आपकी क्वालिटी गोल्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। द पीपल असाइन टू द प्रोजेक्ट रिसीव मोटिवेशन, डायरेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। फिर जो लोग उस प्रोजेक्ट के साथ एफिलेटेड हैं उनको आपने मोटिवेट करना है, उनको डायरेक्शंस देनी है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, उनसे हमने काम करवाना है, ताकि वो पॉजिटिवली रहते हुए हमारा टाइम पे काम कंप्लीट कर सकें। कहता है जी प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी अ गुड कोच, गुड कम्युनिकेटर, एबल टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स। ये मल्टीपल एक्टिविटीज हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर को करनी चाहिए हैं। एक अच्छा कोच हो, एक अच्छा कम्युनिकेटर हो। अच्छा कोच होगा तो लोगों को अच्छा ट्रेन कर सकेगा, अच्छा कम्युनिकेटर होगा तो अपने बात लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकेगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होगा तो प्लान चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकेगा, डिसिप्लिन रख के काम कर सकेगा। अब एथिकल इश्यूज क्या आते हैं इसमें ये देख लेते हैं। एथिकल इशू में सबसे पहले आ जाता है जी आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना करो प्रोजेक्ट को लेने के लिए। बेड रिगिंग नहीं होनी चाहिए, डिवल्गिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू गिव सम बिडर्स एन अनफेयर एडवांटेज। आप क्या करते हो, बिड को देख लेते हो कि लोगों ने लोएस्ट बिड क्या की हुई है, आप उसमें रहते हुए लो बिड कर लेते हो और उससे आप प्रोजेक्ट ले लेते हो। लो बिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ट्राई टू बाय द प्रोजेक्ट बाय बिडिंग लो एंड होप फॉर द रीनेगोशिएट कट कॉर्नर्स। अब यहाँ आप लो बिलिंग भी ना हो कि जी आप सबसे सस्ती बिड दे, तो बाद में जब प्रोजेक्ट मिल जाए आप उनके साथ इशू क्रिएट कर दो जिसके बजट्स को रिवाइज किया जाए, फाइनेंसिस को रिवाइज किया जाए, क्योंकि इसमें ये पूरा करना पॉसिबल नहीं है। आप किसी को ब्राइबरी करके प्रोजेक्ट ना लो। फिर कहता है हम एक्सपेंस की पैडिंग ना करें, मींस अगर वी आर स्पेंडिंग 10 रुपीज और वी मस्ट mention 10 rupees on the account, we didn't show that it's 100 rupees।
मींस पैडिंग ना की जाए, यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल ना किया जाए, कंप्रोमाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, वर्कर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर फोकस किया जाए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फिर कहता है विद होल्डिंग नीडेड इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने हाइड नहीं करना, आप उनको शेयर करो उसके साथ। फेलियर टू एडमिट प्रोजेक्ट फेलियर एट क्लोज, और हमें उसमें हम अगर प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हैं, प्रोजेक्ट फेलियर हो जाता है, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट दिस इज अ प्रोजेक्ट फेलियर, these are the reasons because of which the project got failed। ये हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है जी, ये आप अपने प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, एज अ होल हम एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, जिसको हम वर्क ब्रेकडाउन कहते हैं। तो पहली चीज़ आप प्रोजेक्ट देखते हो, फिर मेजर टास्क इन प्रोजेक्ट देखते हो, उन मेजर टास्क के आप सब टास्क क्रिएट करते हो, उन सब टास्क की आप एक्टिविटीज क्रिएट करते हो, और यहाँ वर्क पैकेजेस बनाते हो कि किस किस ट्रेंच में इसको कंप्लीट किया जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब आगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होता है, कहता है आइडेंटिफाइंग प्रेसिडेंस, रिलेशनशिप, सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज, डिटरमिनिंग एक्टिविटीज टाइम एंड कॉस्ट, एस्टिमेटिंग मटेरियल एंड वर्क रिक्वायरमेंट, डिटरमिनिंग क्रिटिकल एक्टिविटीज। अब इसमें क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं जी हमारे प्रेसिडेंस रिलेशनशिप क्या है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज में पहले करना हमारे लिए ज़रूरी है जिसके बाद हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकेंगे, या सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं जो पैरेलल साथ साथ चल सकती हैं। फिर उन एक्टिविटीज़ के टाइम एंड कॉस्ट मेजर करना है हमने, उसके मटेरियल और वर्कर्स की रिक्वायरमेंट्स को देखना है। फिर हमने उसमें क्रिटिकल एक्टिविटीज़ देखनी है कौन कौन सी हैं जिन पे हमें फोकस ज़्यादा। पर्पस क्या है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का, शो द रिलेशनशिप ऑफ ईच एक्टिविटी टू अदर्स एंड द होल प्रोजेक्ट। अब वो क्या करता है, बेसिकली आपका शेड्यूलिंग रिलेशनशिप दिखाती है एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटीज के साथ और सारी एक्टिविटीज का प्रोजेक्ट के साथ। आइडेंटिफाई द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप अमंग एक्टिविटीज, वो आपको उन एक्टिविटीज के दरमियान जो आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो बता रही होती है। इनकरेज द सेटिंग्स ऑफ रियलिस्टिक टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी। अब उसमें हमें टाइम एंड कॉस्ट एक्टिविटीज निकालनी होती है कि इस एक्टिविटी में इतना टाइम लगेगा, इस पे इतना लगेगा, ये कैसे निकलती है, ये हमारी ऑन द बेसिस एक्सपीरियंस निकलती है। हेल्प्स मेक बेटर यूज ऑफ पीपल मनी एंड मटेरियल रिसोर्सेज बाय आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल बॉटलनेक्स इन द प्रोजेक्ट। और उसमें आपने प्रोजेक्ट में बॉटलनेक्स देखने होते हैं कि क्रिटिकल बॉटलनेक्स क्या हैं हमारे, और हम उन्हें कैसे कवर कर सकते हैं, ताकि जो बॉटलनेक्स हैं वो क्रिटिकल पार्ट्स हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करें। स्केजुलिंग टेक्निक्स क्या हैं, इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज आर प्लान फॉर, आपने चीज़ें प्लान करनी है, ऑर्डर जो है वो उसका सही देखना है, एस्टिमेटेड टाइम रिकॉर्ड को आपने माइंड में रखना है, और प्रोजेक्ट टाइम देखना है कि डेवलप करने में कितना टाइम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारी तीन मेन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, गैंट चार्ट्स हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड्स हैं, और प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक से पर्ट कहा जाता है। गैंट चार्ट्स क्या है, बेसिकली दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑफ योर प्रोजेक्ट, कि आपकी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज कहाँ तक पहुंची हैं, ग्राफ्स के थ्रू पता चल जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मेरे जैसा लेमैन भी देख रहा है तो देख के अंदाज़ा लगा सकता है इस प्रोजेक्ट की ये 10 एक्टिविटीज़ हैं और ये 10-10 वक्त यहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड आपको पाथ बताता है जी कौन सा पाथ ज़्यादा क्रिटिकल है, उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपकी प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक वर्ड यूज़ किया जाता है, जिससे आप देखते हो कि आप कहाँ पे चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। सिंपल गैंट चार्ट की एग्जांपल है जी, हमारे पास ये डिफरेंट एक टाइम आ रहे हैं हमारे पास, और नीचे उसकी प्रोजेक्ट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमने बताया हुआ और बता रहे हैं कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे स्टैंड करी, कौन सी कहाँ पे। फिर प्रोजेक्ट कंट्रोल रिपोर्ट्स बनती हैं, कहता है डिटेल कॉस्ट ब्रेकडाउन फॉर ईच टास्क। आपने उसकी हर टास्क की जो है आपने कॉस्ट ब्रेकडाउन बनाना है। फिर जी प्रोग्राम लेबर कर्व्स बनाने हैं, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाने हैं, फंक्शन कॉस्ट एंड और समरीज बनानी है, रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट बनानी है, वेरिएंस रिपोर्ट, टाइम एनालिसिस रिपोर्ट एंड वर्क स्टेटस रिपोर्ट। ये सारा कुछ हमें बनाना होता है। पहले हम कॉस्ट का ब्रेकडाउन देते हैं, फिर लेबर कर्व्स बनाते हैं कि टोटल प्रोग्राम में कितनी लेबर लगेगी, फिर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनते हैं, कौन से पार्ट पे ज़्यादा कॉस्ट लगनी है, कौन से पे कम लगनी है, और ज़्यादा लगने की क्या रीज़न है। फिर फंक्शनल कॉस्ट और आर शमिज देखते हैं कि कितने आज इस पे काम होगा तो जाके ये काम ठीक होगा, और उसकी समरी बनती है। फिर रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंडिचर फोकस की जाती है कि ये हमारा रॉ मटेरियल क्या है, और हम इस पे क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, कौन से हम फोकस कर रहे हैं कि हम एक्सपेंडिचर पे करेंगे। फिर अपने वेरिएंस देखते हैं, वेरिएशन क्या पे आएगी, टाइम एनालिसिस रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, और वर्क स्टेटस रिपोर्ट की अब वेयर वी स्टैंड एक्चुअली एट द मोमेंट। और सीपीएम की बात करता है, बेसिकली नेटवर्क टेक्निक्स हैं दोनों।
जो 1950 में डेवलप की गई थी। सीपीएम बाय ड्यूपॉन्ट फॉर केमिकल प्लांट्स, ड्यूपॉन्ट ने सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड बनाया था, जो 1957 में बना था, वो केमिकल प्लांट्स पे काम करता था, उसके लिए उसने बनाया था। और पर्ट बाय बॉज एलन हैमिल्टन विद यूएस नेवी फॉर पोलरिस मिसाइल्स बनाया था 1958 में। फिर कहता है जी कंसिडर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंसीज, ये दोनों क्या करते हैं, आपके प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं और इंटरडिपेंडेंसीज को देखते हैं। फिर ईच यूज अ डिफरेंट एस्टिमेट एक्टिविटी टाइम, और हर एक्टिविटी का टाइम एस्टिमेशन डिफरेंट होता है। दैट्स ऑब्वियस, इट्स नॉट द फॉर श्योर कि सारी एक्टिविटीज एक ही टाइम पे होंगी या सारी एक्टिविटीज का टाइम एक ही होगा। अब इसके 6 स्टेप्स हैं जी पर्ट और सीपीएम के क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द प्रोजेक्ट एंड प्रिपेयर द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट को बनाओ, इसको डिफाइन करो और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाओ। डेवलप रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज, डिसाइड which activity must proceed and which must follow others। अब यहाँ पे हमने रिलेशनशिप बनाना डिफरेंट एक्टिविटीज के दरमियान, और ये डिसाइड करना है कौन सी एक्टिविटी पहले स्टार्ट होगी, कौन सी उसको फॉलो करेगी, कौन सी एट पे स्टार्ट होगी। ड्रॉ द नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल द एक्टिविटीज, फिर एक नेटवर्क बनाना कनेक्ट कर रहा होता है। फिर कहता है असाइन टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन टू ईच एक्टिविटी, और हर एक्टिविटी पे आप क्या करते हो, टाइम असाइन करते हो, कॉस्ट एस्टिमेट करते हो कि जी अच्छा ये एक्टिविटी कंप्लीट करने का इतनी कॉस्ट आएगी। कंप्यूट द लॉन्गेस्ट टाइम पाथ थ्रू द नेटवर्क, अब उसमें देखना है हमने उस नेटवर्क पे लॉन्गेस्ट टाइम पाथ क्या है, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ। जो लॉन्गेस्ट टाइम पाथ है उसको हम पहले कंप्यूट कर लेंगे, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। यूज द नेटवर्क टू हेल्प प्लान स्केड्यूल मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट, और फिर हमें देखना होता है अपना नेटवर्क को देखना है कि उससे हम हेल्प लेके प्लान करते हैं, स्केजुलिंग कर लेते हैं, मॉनिटरिंग कर लेते हैं और प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं। ये 6 अब देखते हैं जी कौन से क्वेश्चंस ये दोनों पार्ट्स में हम आंसर कर सकते हैं। व्हेन विल द एंटायर प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड, इसका आंसर आपको इससे मिल जाता है। व्हाट आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज और टास्क इन द प्रोजेक्ट, आपको इसका भी आंसर मिल जाता है। व्हिच आर द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, ये भी हमें उससे पता चल जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक डेट, और हमें इसकी कंप्लीशन टाइम भी पहले ही पता चल जाता है जब हम इसके ये ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। Is the project scheduling behind schedule, ahead schedule? Is the money spent equal to the less than or greater than the budget? Are the enough resources available to finish the project on time? Is the project must be finished in a shorter time? ये सारी क्वेश्चंस के आंसर हमें इससे break। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्टिविटी ऑन नोड एंड एक्टिविटी ऑन एक्टिविटी नेटवर्क कनेक्शंस। दो तरह के एक्टिविटी के कनेक्शंस होते हैं नेटवर्क के, एक एक्टिविटी ऑन एक्टिविटी होता है, दूसरा एक्टिविटी ऑन नोड होता है या एक्टिविटी ऑन एरो होता है। एक्टिविटी ऑन नोड क्या कहता है जी, एक्टिविटी ऑन नोड होता है और एक्टिविटी ऑन एरो होता है। एक्टिविटी ऑन नोड कहता है एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, साथ ही दूसरी एक्टिविटी है, फिर साथ ही एक और एक्टिविटी, कहता है ए कम्स बिफोर बी विच कम्स बिफोर सी। तो अब इसमें क्या है, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। लेकिन जब एक्टिविटी ऑन हम एरो की बात करते हैं तो पहले ए एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे तो ए एक्टिविटी होगी, फिर आप जब दूसरा काम कंप्लीट कर लोगे तो वो बी एक्टिविटी होगी, फिर जब हम दूसरा काम कंप्लीट कर लेंगे वो कंप्लीट, जब तीसरा होगा वो सी एक्टिविटी होगी। तो इस तरह ऐसे भी देखा जाता है कि ए बी को मिला के एक एक्टिविटी बन रही है और उसके बाद जो काम हो रहा है वो सी एक्टिविटी है। लेकिन एक्टिविटी नोड में क्या होता है, आप साथ साथ नोड्स पे काम कर रहे होते हो, वो नोड्स आपकी पैरेलल चल रही होती हैं। ये आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, पढ़ लीजिएगा, बता दिया। अब कहता है जी ए नेटवर्क फॉर, ये एक मिलवे एक पेपर कंपनी है जिसके नेटवर्किंग की गई है। तो कहता है जी एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी बिल्ड इंटरनल कंपोनेंट्स एंड मॉडिफाई रूफ एंड फ्लोर। तो स्टार्ट करके पहले ए की, फिर आपने बी एक्टिविटी, देन आप इसकी सी और डी। अब कहता है एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी जो है वो कंप्लीट होगी तो जाके हम किस पे जा सकते हैं, प्रोसीड एक्टिविटी डी। ए और बी करेंगे तो ही हम डी पे जाएंगे। सो एक्टिविटी ऑन एरो की एग्जांपल्स हैं हमारे पास ये। अब कहता है डिटरमिनिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल की बात कर लेते हैं। परफॉर्म अ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करना है। द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। द क्रिटिकल पाथ इज द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। ये पाथ लॉन्गेस्ट है
लेकिन ये शॉर्टेस्ट टाइम भी है कि इस टाइम में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। जितनी देर में आप वो डिफिकल्ट एक्टिविटी लॉन्गेस्ट काम करोगे, उतनी ही देर में उतनी जल्दी आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लोगे। फिर कहता है जी एनी डिले इन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज डिलेज द प्रोजेक्ट। आपका जो भी क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी में डिले आएगा प्रोजेक्ट को डिले कर देगा। क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज हैव नो स्लैक टाइम, इसमें आपके पास स्लैक टाइम। अब कहते हैं परफॉर्म क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करना है। अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश क्या है। अर्ली स्टार्ट देखते हैं क्या है जी। अर्लीस्ट टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड assuming all predecessors have been completed। अर्ली स्टार्ट के हम कितना जल्दी से जल्दी इसको फिनिश स्टार्ट कर सकते हैं। अर्लीस्ट फिनिश क्या है कि कितना जल्दी जल्दी हम इसको फिनिश कर सकते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट क्या है, लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्टेड सो एज टू नॉट डिले द completion टाइम ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। कि आप कितना मैक्सिमम लेट स्टार्ट करो कि आप प्रोजेक्ट का जो completion टाइम है उसको डिले नहीं करोगे। मीन्स कि हम कितना टाइम उसमें फ्री रह सकते हैं। फिर लेटेस्ट फिनिश क्या है, लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्टिविटी हैज टू बी फिनिश हो रहा है, जिससे आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाए, जिससे प्रोजेक्ट आपका टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। ये क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अब देखते हैं फॉरवर्ड पास क्या होता है। कहता है जी फॉरवर्ड पास क्या है, बिगेन एट स्टार्टिंग इवेंट एंड वर्क फॉरवर्ड। आप किसी काम के शुरू में से स्टार्ट करते हो और वर्क फॉरवर्ड काम करते हो। अब वो कैसे करते हो वो हम आगे इसको देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। कहता है जी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल क्या कहता है, इफ एन एक्टिविटी हैज ओनली अ सिंगल इमीडिएट प्रीडिसेसर इट्स अर्ली स्टार्ट इक्वल टू अर्ली फिनिश ऑफ द प्रीडिसेसर। अर्ली स्टार्ट रूल क्या है, अगर आपके एक्टिविटी का एक प्रीडिसेसर है तो जितनी जल्दी वो खत्म होगी उतनी जल्दी अगली एक्टिविटी आपकी शुरू होगी। फिर कहता है इफ एन एक्टिविटी हैज अ मल्टीपल इमीडिएट प्रीडिसेसर इट्स अर्ली स्टार्ट इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द अर्ली फिनिश वैल्यू ऑफ प्रीडिसेसर्स। मींस अर्ली स्टार्ट क्या है इक्वल टू मैक्सिमम अर्ली फिनिश ऑफ ऑल इमीडिएट प्रीडिसेसर्स हैं कि आपने अगर जितनी जल्दी प्रीडिसेसर्स किए हैं आपके ख़त्म हुए हैं उतनी जल्दी आपकी अगली एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। सो फॉरवर्ड पास क्या है, कहता है जी अर्ली फिनिश टाइम रूल इसमें क्या है जी हमारे पास, द अर्ली फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज द सम ऑफ इट्स अर्ली स्टार्ट टाइम एंड इट्स एक्टिविटी टाइम। अब अर्ली फिनिश क्या है, जितना अर्ली हमने स्टार्ट किया उतना अर्ली फिनिश हो रहा है। अर्ली फिनिश इक्वल टू अर्ली स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी टाइम। आपने जितनी एक्टिविटी स्टार्ट की जितनी आपने जल्दी अपना काम फिनिश किया और जितनी जल्दी अगला काम स्टार्ट किया प्लस उस एक्टिविटी का टाइम डाल के आपका अर्ली फिनिश टाइम आ जाता है। ये इसके देखते हैं बैकवर्ड पास क्या है। कहता है जी बिगनिंग विद द लेटेस्ट इवेंट एंड वर्क बैकवर्ड। अब इसमें आप बैकवर्ड काम करते हो लेकिन पहले अपना लेटेस्ट इवेंट से काम स्टार्ट करते हो। कहता है लेटेस्ट फिनिश टाइम रूल हमें क्या कहता है, इफ एन एक्टिविटी इज एन इमीडिएट प्रीडिसेसर फॉर जस्ट अ सिंगल एक्टिविटी इट्स लेट फिनिश इक्वल्स टू द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी दैट इमीडिएटली फॉलोज इट। कहता है जी इफ एन एक्टिविटी इज एन immediate predecessor for just a single activity its late finish equals the late start of the activity that immediately follows it। तो उसका जो लेट फिनिश होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा उस लेट स्टार्ट के जो उसके इमीडिएटली बाद में आनी है। तो इफ एन एक्टिविटी इज एन इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ टू मोर देन वन एक्टिविटीज इट्स लेट फिनिश इज द मिनिमम फॉर ऑल द लेट स्टार्ट्स वैल्यू ऑल एक्टिविटीज इमीडिएटली फॉलो इट। तो लेट फिनिश का क्या होगा, जितनी मिनिमम वैल्यू उसकी लेट स्टार्ट की हो सकती है वो आपका लेट फिनिश होगा। तो लेटेस्ट टाइम रूल इसमें क्या कहता है आपका, द लेटेस्ट टाइम रूल ऑफ एन एक्टिविटी इज डिफरेंस ऑफ द लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड इट्स एक्टिविटी टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट किया आपका लेटेस्ट फिनिश माइनस एक्टिविटी टाइम जो आप उसमें लगा रहे हो आपका लेटेस्ट स्टार्ट आ जाए। ये इसकी एग्जांपल हैं जी। अब बाकी बात स्लैक टाइम की। स्लैक टाइम क्या होता है, कहता है जी आफ्टर कंप्यूटिंग अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर ऑल एक्टिविटीज कंप्यूट स्लैक टाइम और फ्री टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। अब स्लैक टाइम क्या है, ऐसा टाइम आप फ्री रह सकते हो।
स्लैक टाइम इज द लेंथ ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द एंटायर प्रोजेक्ट। इस फ्री रहने से क्या होता है, हम अपनी एक्टिविटीज तो लेट कर लेते हैं लेकिन हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट लेट नहीं होता, क्योंकि पर्पस हमारा क्या है, प्रोजेक्ट को टाइम पे जो उसका स्केड्यूल बना है उस स्केड्यूल पे उसको हमने डिलीवर करना है। तो अब उसके लिए स्लैक टाइम क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, और स्लैक टाइम क्या है, लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश। ये कुछ एग्जाम, ये उसका क्रिटिकल पाथ आ गया, और ये अब गैंट चार्ट से आप उसी की एग्जांपल देख रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई यहाँ पे। अब देखते हैं वेरिएबिलिटी इन द एक्टिविटी टाइम में क्या क्या आता है। कहता है जी सीपीएम एज्यूम्स वी नो अ फिक्स टाइम एस्टीमेट फॉर ईच एक्टिविटी एंड देयर इज नो वेरिएबिलिटी इन एक्टिविटी टाइम। सीपीएम क्या कहता है, एज्यूम करता है जी हमारे पास जो है फिक्स टाइम एस्टीमेट है हर एक्टिविटी का, और वेरिएबिलिटी उसमें कोई भी नहीं है। PERT कहता है यूज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्टिविटी टाइम टू अलाउ फॉर वेरिएबिलिटी। अब PERT क्या कहता है, आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है उस एक्टिविटी टाइम की वेरिएबिलिटी के लिए। थ्री टाइम एस्टिमेशन रिक्वायर्ड होती हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, हर चीज़ आपके प्लान के मुताबिक हो रही हो तो हर चीज़ ऑप्टिमिस्टिकली चल रही है आपके। पेसिमिस्टिक टाइम के अज्यूमिंग वेरी अनफेवरेबल कंडीशंस, आप इसमें जूम कर लेते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये काम खराब हो जाएगा। मोस्ट लाइकली टाइम जो है मोस्ट रियलिस्टिक एस्टिमेट होता है कि जी हम फील लाइक दैट कि इस टाइम में हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो इसकी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको इग्नोर कर देंगे। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन क्या है। PERT मेक्स टू मोर assumptions, टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फॉलो और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो प्रोजेक्ट का टोटल कंप्लीशन टाइम है वो आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। एक्टिविटी टाइम्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, और आपके जो एक्टिविटी टाइम है वो इंडिपेंडेंट टाइम्स हैं। ये एग्जांपल्स हम, ठीक है जी। अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन टाइम फॉर नॉन क्रिटिकल पार्ट्स देखना है। अब जरा सारे पार्ट तो क्रिटिकल पार्ट नहीं ना होते किसी भी हर प्रोजेक्ट में या सारी एक्टिविटीज में। कुछ आपके क्या कहते हैं, एक नॉर्मल रूटीन के पार्ट्स भी होते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ टाइम फॉर एक्टिविटीज ऑन नॉन क्रिटिकल पाथ मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग इन अ स्पेसिफाइड टाइम। आप इसकी वेरिएबिलिटी देख लेते हो कि आप स्पेसिफिक टाइम में इसको कैसे फिनिश कर रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वेरिएशन इज नॉन इन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में कॉज चेंज इन क्रिटिकल पाथ। उससे क्या होता है, आपके जो वेरिएशन आती है वो क्रिटिकल पाथ में वेरिएशन को चेंज कर सकते हो आप। अब प्रोजेक्ट क्रैशिंग देखनी है हमने जी, क्या होती है। प्रोजेक्ट क्रैशिंग को देख लेते हैं। कहता है जी बेसिकली प्रोजेक्ट क्रैश क्या होता है, जब आपका प्रोजेक्ट क्रैश कर गया है। इट इज नॉट अनकॉमन टू फेस द फॉलोइंग सिचुएशन, द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड द स्केड्यूल, द कंप्लीशन टाइम हैज बीन मूव फॉरवर्ड। कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्केड्यूल से पीछे चला गया है क्योंकि आपने कोई एक्टिविटी लेट कर दी है, और जो है आपका जो कंप्लीशन टाइम है वो मूव फॉरवर्ड चला गया है। जाहिर है अगर प्रोजेक्ट आप स्केड्यूल से पीछे हो तो आपका जो कंप्लीशन टाइम है वो आगे जाएगा। शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट क्रैशिंग। जितनी आपकी ड्यूरेशन शॉर्ट हो रही है, जितना आप लेट हो रहे हो, उतना आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो रहा है। अगर लेट्स से हमने प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं किया और जो जिस कंपनी का प्रोजेक्ट था वो कहते हैं जी अब हमने आपके से प्रोजेक्ट नहीं लेना, तो वी आर डन विद इट, तो उससे क्या होगा, आपका इवेंचुअली लेट हो जाएगा।
कहता है जी फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हेन क्रैशिंग अ प्रोजेक्ट। आप जब प्रोजेक्ट क्रैश कर रहा है तो उसके फैक्टर्स को आपने देखना है, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली चीज़, द अमाउंट बाय विच एन एक्टिविटीज क्रैश इज इन फैक्ट परमिसिबल। आपने देखना है कि जी आपकी वो अमाउंट जिससे आपकी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी क्रैश हुई है, क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, क्या हमारे पास इतना गैप है, हमने अगर पहले चीज़ें की हैं टाइमली उसको कंप्लीट किया और इतना क्वेश्चन निकलता है कि नहीं निकलता। फिर कहता है टेकन टुगेदर द शॉर्टेंड एक्टिविटी ड्यूरेशन विल अनेबल अस टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द ड्यू डेट। क्या हमारे जो उसमें जो थोड़े टाइम ड्यूरेशन की एक्टिविटीज थी वो हमें इस काबिल छोड़ रही हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर लें, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग क्या है उसको जितना स्मॉल किया जा सके उतना पॉसिबल स्मॉल कर लेना चाहिए ताकि बेरेबल रहे। सो ये प्रोजेक्ट क्रैशिंग के स्टेप्स हैं। कंप्यूट द क्रैश कॉस्ट पर टाइम पीरियड इन क्रैश कॉस्ट आर लीनियर ओवर टाइम। क्रैश कॉस्ट कैसे निकालते हैं? क्रैश कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट ओवर नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम। आपको आइडिया हो जाएगा। यूजिंग करंट एक्टिविटी टाइम फाइंड द क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज। और जो उस क्रैश कैलकुलेट करने के बाद आपके पास टाइम है उसमें से क्रिटिकल पाथ निकालो और उसको अच्छे से काम परफॉर्म कर लो ताकि टाइमली प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जा सके। If there's only a one critical path, then the select activity on this critical path that can still be crash and has the smallest crash cost per period. If there is more than one critical path, then select one activity from each critical path such that each selected activity can still be crash and total crash costs all selected activities and the smallest. Note that the same activity may be common to more than one critical path. हमें देखना क्या है कि जो उसकी कैश कॉस्ट निकालनी है, हमारी कोशिश ज़्यादा से ये होनी चाहिए कि वो कॉस्ट हमारी मिनिमम निकले पीरियड उस पीरियड की। और अगर हमारी ज़्यादा एक्टिविटीज़ क्रैश कर रही हैं तो हमें देखना है वो एक्टिविटीज़ में मिनिमम ट्रेंच जो है वो क्रैश कॉस्ट में जाए ताकि हमारे लॉस भी ना हो और प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट। Update all activity times if the desired due date has been reached. Stop if not return to step 2। आप उसे जाके दोबारा से कुछ एग्जांपल्स हैं तो इसको और अब देखते हैं हम एडवांटेजेस क्या हैं PERT और CPM के। कहता है जी स्पेशली यूजफुल व्हेन scheduling एंड कंट्रोलिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स। ऑब्वियसली बात है जब बड़े प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हो तो आपको ये चाहिए होगा, उसमें आप क्रिटिकल एक्टिव पाथ भी बनाओगे, आप उसमें अर्ली स्टार्ट भी देखोगे, अर्ली फिनिश भी देखोगे, कुछ एक्टिविटीज में लेट स्टार्ट होंगी जो लेट फिनिश होंगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट एंड नॉट मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स। मैथमेटिकली इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। ग्राफिकल नेटवर्क्स हेल्प हाईलाइट रिलेशन अमंग द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। इसमें फ़ायदा क्या है, जो ग्राफिकल एक्टिविटीज़ है हमारे पास वो हमें हाईलाइट कर देती हैं प्रोजेक्ट की रिलेशनशिप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के आपस में। फिर क्रिटिकल पाथ एंड स्लैक टाइम एनालिसिस हेल्प पॉइंट पॉइंट एक्टिविटीज़ दैट नीड टू बी क्लोजली वॉच। इससे आपको पहले पता चल जाता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमने बहुत क्लोजली और डीपली देखना है। फिर कहता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड ग्राफिक्स पॉइंट आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अब आप उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो ग्राफिकल चार्ट्स आप बना रहे हो उसमें आपको बड़ा क्लियर पता चल जाता है कि किस एक्टिविटी का या कौन से पार्ट का हमने किससे पूछना है और वो कहाँ पे सेंड कर रहा है। एप्लीकेबल टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। आपकी एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल होता है। यूजफुल इन मॉनिटरिंग नॉट ओनली स्केड्यूल बट कॉस्ट एज वेल। तो ये मॉनिटरिंग के साथ साथ स्केजुलिंग और कॉस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कहता है जी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैव टू बी क्लियरली डिफाइंड, इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल इन देयर रिलेशनशिप। ऑब्वियसली बात है एक्टिविटीज को आपको क्लियरली डिफाइन करना है, उनके इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रिलेशन स्टेबल होना चाहिए। प्रेसिडेंस रिलेशनशिप मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड नेटवर्क टुगेदर। जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है वो आपको स्पेसिफाई करने चाहिए और उनको नेटवर्क करना चाहिए टुगेदर ताकि पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कब करनी है। टाइम एस्टिमेट टेंड टू बी सब्जेक्टिव एंड आर सब्जेक्ट टू फजिंग बाय मैनेजर्स। जो आपका टाइम एस्टिमेशन है वो आपने सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना, मैं जिसको पता चाहिए। देयर इज एन इनहेरेंट डेंजर ऑफ टू मच एम्फेसिस बीइंग प्लेस्ड ऑन द लॉन्गेस्ट और क्रिटिकल पाथ। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हम सिर्फ क्रिटिकल पाथ और बाकी एक्टिविटीज को हम छोड़ देते हैं। तो प्रोजेक्ट के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज करते हैं, वो इसकी एक मेंशन है यहाँ पे। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में है। सो ये चैप्टर, ये चीजें जो ये सॉफ्टवेयर ये हमने नहीं करनी है, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में है। सो यू जस्ट इग्नोर
दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर। अगर किसी में कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हम डिस्कस कर सकते हैं ताकि इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया जाए। थैंक